अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 चैनल के प्रोग्राम बिजनेस एंड टैक्स विद काशिफ अनवर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर भट्टी। नाज़रीन, आज के शो में हम हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर बात करेंगे कि इससे मुल्की मईशत को कितना फ़ायदा होगा और टैक्स पेयर्स में कितना इजाफा होगा, और इसके साथ साथ हम इस मंथ आने वाले बजट पर भी बहस करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर माशी तज्जिया नगार काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं। जी सर, मैं आपको अपने शो में वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पहला सवाल यह है कि बुनियादी तौर पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम ये है क्या, हमारे नाज़रीन को ये बताएं, और इससे मुल्की मईशत को कितना फ़ायदा होगा, ताजर बरादरी को खास तौर पर कितना फ़ायदा होगा, इस पर ज़रा अपनी राय दीजिएगा। देखिए, एमनेस्टी मेरी ज़ाती राय में तो एमनेस्टी मैं तो हमेशा से इसकी फेवर में रहा हूँ, लेकिन लोग इसकी फेवर में इसलिए नहीं होते क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम लोग टैक्स ज़्यादा देते हैं और गवर्नमेंट आकर आउट ऑफ द वे कम टैक्स रेट पर जो ब्लैक मनी होती है जिस पे टैक्स नहीं दिया जाता, या अनडिक्लेयर्ड मनी होती है जिस पे टैक्स नहीं दिया जाता, उनको इंसेंटिव मिल जाता है और वो थोड़ा टैक्स देकर उस अपनी मनी को वाइट कर लेते हैं। अब बात यह है कि मैं इसकी फेवर इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो बहुत कम है, हमारे टैक्स पेयर्स जो हैं वो बहुत कम हैं, हमारे फाइलर्स जो हैं वो बहुत कम हैं। अब जब तक हम इंसेंटिव नहीं देंगे किसी को कि अपनी वो अनडिक्लेयर्ड मनी को, अपनी डॉक्यूमेंटेड पैसे को जब तक कि वो डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, जब तक कि वो अपने टैक्स नेट के अंदर नहीं लेकर आएंगे, जब तक वो सर्कल के अंदर नहीं लेकर आएंगे, तब तक उससे हमारी इकोनॉमी को फायदा नहीं होगा। अब इस बात का भी सबको पता है कि बहुत से लोग जो मुल्क का पैसा था, जो मुल्क में कमाया था, उसको जायज या नाजायज तरीके से मुल्क से बाहर ले गए। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि सिर्फ नाजायज तरीके से, जायज तरीके को भी मैं कह रहा हूँ कि वो जायज तरीके से भी ले गए। क्यों लेकर गए? हमें उस पैसे को वापस लाना है, हमें उस पैसे को अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कराना है। वो जायज है, वो नाजायज है। अगर वो नाजायज है तो हमें ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए कि वो पैसा हमारे मुल्क के अंदर आए, वो हमारी इंडस्ट्री में लगे, उससे हमारी इंडस्ट्री लगे, उससे ताकि हमारे रोजगार के मौके मुहैया हों, उससे हमारे तमाम सर्कल्स चलें। और अगर वो जायज़ है तो उसे वैसे ही आ जाना चाहिए। क्यों हमारी जो टेक्सटाइल के जो यूनिट्स हैं, क्यों हमारी जो बाकी इंडस्ट्री है वो हमारे मुल्क से बाहर चली गई? प्रॉब्लम्स थे, यस, एनर्जी का प्रॉब्लम था और भी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जो एक मेजर बात है वो ये है कि जब तक हमारे टैक्सेशन के सिस्टम की पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी तब तक हमारे मुल्क में वो पैसा नहीं आएगा, और इसीलिए ये एमनेस्टी दी जाती है। अब जहाँ तक आपने सवाल किया कि इस एमनेस्टी से क्या फायदा होगा, देखें ये तो लॉन्ग टर्म बात है कि लोग अपना पैसा लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते, और वो तब लाएंगे जब उन्हें ये पता हो कि वो अपना पैसा ले आएंगे तो फ्यूचर में उनके मामलात आसानी से चलेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो पैसा ले भी आते हैं तो अगर वो इंडस्ट्री भी लगाते हैं तो जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो तो वही हैं जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए हैं, और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर उन पॉलिसीज से बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं है। तो अगर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर मुतमईन नहीं है तो आने वाले लोग जो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम उन्हें कैसे कन्विंस कर सकते हैं? तो हाउएवर एमनेस्टीज आर गुड, एमनेस्टीज आनी चाहिए हैं हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जी सर, ये नाकदीन की जानिब से ये सवाल किया जा रहा है कि इसकी टाइमिंग जो सी है वो बहुत अजीब है। यहाँ तो इसको बजट के साथ पेश किया जाता और 2 महीने रह गए हैं हुकूमत के जाने में, तो क्या ये अपने वोटर्स को नवाजने के लिए या मखसूस अफराद को नवाजने के लिए तो नहीं ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम पेश की गई? इसके बारे में जरा बताइए। देखें, किसी भी बात का टाइम होता है, आप ठीक कह रहे हैं, होता है, और अगर गलत वक्त पर या अनजस्टिफाइड टाइम पर एक अगर पॉलिसी अनाउंस कर दी जाए तो जाहिर सी बात है उसकी मुखालफत आती है। लेकिन हम इस वक्त ये देख लें कि हमारे जो इस वक्त डॉलर की जो रेमिटेंसेज हैं बाहर से वो कम आ रही हैं, हमारी जो FDI है वो इस वक्त कम है, हमारे जो डॉलर फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत तशवीशनाक हद तक कम हो चुके हैं। तो उसको क्या फिर तो ये सवाल भी है कि ये टाइम नहीं था चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं और चूंकि गवर्नमेंट जा रही है तो हमारे डॉलर के रिजर्व्स कम नहीं होने चाहिए थे? हाँ, अगर डॉलर के रिजर्व्स कम ना होते तो शायद हुकूमत इस वक्त ये पॉलिसी ना लेती। तो मजबूरी की हालत में देखेंगे पॉलिसी ली गई है, और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हम अगर चले जाएं किसी भी इंटरनेशनल IMF के पास चले जाएं या अगर हम किसी और इंटरनेशनल डोनर के पास चले जाएं तो उससे ये बेहतर नहीं है कि हम अपने ही लोगों से कहें कि जो पैसा आपने बाहर रखा है उस पैसे को अपने मुल्क के अंदर ले आए, उस पैसे
पैसे को अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें, हमें उनकी शराइत भी नहीं माननी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हमें दोबारा जाना पड़ता है IMF के बाद तो फिर जो ये सब्सिडीज गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है वो सब्सिडीज भी हम पे से खत्म हो जाएंगी और महंगाई आएगी, हमारा जो रुपी है वो वैसे ही डीवैल्यू हो गया है, इंपोर्ट्स जो है हमारी, हम सबको पता है कि वो बहुत बढ़ चुकी हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो चुकी हैं, प्रोडक्शन हमारी उस तरह से है नहीं, बिजली महंगी है, इनपुट्स हमारे जितने भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो सारे महंगे हैं। तो मेरी जाती राय में तो इस बात के लिए कि डॉलर मुल्क में लाने के लिए वक्त सही है या नहीं है, बात है पाकिस्तान की बेहतरी की, बात है पाकिस्तान की मईशत की, बात है पाकिस्तान के क़याम की। तो अगर हमारा इस पॉलिसी से मुल्क में पैसा आता है तो मुल्क में पैसा लाने का कोई वक्त नहीं होता, हर टाइम ठीक है। तो सर ये तो स्कीम जो पेश की गई है ये तो ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए पेश की गई है। तो सवाल ये बनता है कि वाइट मनी जो ब्लैक होती है तो उसको रोकने के लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है, और आप क्या राय देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि वो वाइट मनी को ब्लैक मनी से रोका जाए? देखिए, वाइट मनी तो एक तरह से जो टैक्स देकर पैसा आता है हम उसको वाइट मनी कहते हैं, जो डॉक्यूमेंटेड होता है हम उसे वाइट मनी कहते हैं। अब वो पैसा जो आपके टैक्स नेट के अंदर नहीं है, जो आपकी बुक्स में नहीं है, जो आपने अपनी शो नहीं किया अपनी सर्कुलेशन में, आप उसको ब्लैक मनी कहते हैं, जिस पे टैक्स नहीं दिया गया। लेकिन एक जवाब ये भी पैदा होता है, हर पाकिस्तानी ये कहता है कि हम तो मोबाइल का कार्ड भी लेते हैं तो हम उसके ऊपर टैक्स देते हैं, हम पानी भी पीते हैं, हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं, होटलिंग करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, हत्ता कि बिजली पे भी सेल्स टैक्स है, हम हर चीज़ का हम टैक्स देते हैं। तो हमारा पैसा कैसे ब्लैक है? लेकिन ब्लैक पैसा वो इस तरह से है कि जब तक आप उसको अपने टैक्स नेट के अंदर नहीं लाएंगे, जब तक आप उसकी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तब तक वो पैसा आपका वाइट नहीं होगा। और हम उस पैसे को इसी तरह से रोक सकते हैं कि हमारा जो वाइट पैसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ब्लैक पैसा कम हो, कि हम अपने टैक्स के जो हमारे मेयर्स हैं हम उन्हें आसान बनाएं, हम अपने टैक्स के रेट्स को कम करें, क्योंकि इस वक्त जो टैक्स का रेट है वो 30% है, इंडिविजुअल्स का शायद 15% तक है। अब अगर हम टैक्स के रेट्स को ज्यादा करेंगे तो वो अल्टीमेटली लोग उस पैसे को टैक्स नेट के अंदर नहीं लाएंगे। और दूसरा जो एक सवाल अमूमन किया जाता है वो ये किया जाता है कि हम इतना टैक्स देते हैं तो ये पैसा कहाँ लगता है? ना ये पैसा हमारी सिक्योरिटी पे लगता है, ना उससे हमें बिजली मिलती है। पिछली कई दहाइयों से हमारा कोई एक डैम नहीं बना। हमने अगर अपना इन्हिसार अगर हम पहले तेल पे कर रहे थे जो कि अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब हमने LNG गैस पे करना शुरू कर दिया है, तो क्यों हमारे मुल्क के अंदर जो वसाइल हैं हम उन वसाइल से क्यों नहीं बनाते? हम क्यों गैर मुल्की इमदाद, गैर मुल्की हम चीज़ों पर हम उसका इन्हिसार क्यों करते हैं? हमें मुल्क से क्या मिलता है? अगर हम इस बात को चेंज करें, अगर हम लोगों को सिक्योरिटी दें, अगर हम लोगों को तालीम दें, अगर हम लोगों को सेहत की सहूलियात दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई टैक्स ना दे, कोई अपनी डॉक्यूमेंट में ना लाए। और तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम अपने टैक्स के निज़ाम को आसान करें, हम अपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को इज्जत दें, हम अपने फाइलर और नॉन फाइलर के डिफरेंस को वाजे करें। सिर्फ नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स लगा देना काफ़ी नहीं है, हमें और तरीकों से भी एक फाइलर और एक नॉन फाइलर को, और फाइलर और टैक्स पेयर को भी हमें डिफरेंशिएट करना है, ये हमारा हक बनता है। और सर ये भी एक सवाल बनता है कि सिर्फ टैक्स लगाने से ही मुल्क मजबूत हो सकता है, मुल्क चल सकता है, कि या अवाम को इतना मजबूत किया जाए माशी लिहाज से और बिज़नेस के लिहाज से कि उस बिज़नेस से, जैसे कि हमारे साथ चाइना की मिसाल है और दूसरे काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी मैशत के सर पर तरक्की की है, अपनी अवाम के सर पर तरक्की की है, ना कि सिर्फ टैक्सेस के सर पर तरक्की नहीं की। तो इसके बारे में आप बताएंगे कुछ कि सिर्फ टैक्स ही एक वाहिद हल है मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाने के लिए? नहीं, बिल्कुल टैक्स एक वाहिद हल नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए। हमारे मुल्क में जो FDI जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, हमारे बाहर के गैर मुल्की या हमारे पाकिस्तानी जो गैर मुमालिक में इस वक्त मौजूद हैं वो हमारे मुल्क में पैसा लाएं, हमारी रेमिटेंसेस बाहर से आएँ, हमारे जो पाकिस्तानी भाई बाहर जॉब्स कर रहे हैं वो हमारे मुल्क में पैसा भेजते हैं। तो अगर वो पैसा यहाँ पर आए, हमारी इंडस्ट्री लगे, बट हमारी
बदकिस्मती ये है कि जो इंडस्ट्री हमारे मुल्क में लगी हुई थी वो इंडस्ट्री बंद हो गई। हम टेक्सटाइल सेक्टर का हाल देख लें, हम बाकी देख लें, इंडस्ट्रीज का हाल देख लें कि हमने ड्यूटीज इतनी ज़्यादा लगा दी हैं, हमने टैक्स के रेट्स को बढ़ा दिया है, हमने टैक्स की रेशियोज को बढ़ा दिया है। अब जब आप एक चीज़ पे इतने ज़्यादा कॉस्ट्स को बढ़ाते जाएंगे तो अल्टीमेटली जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो महंगा हो जाएगा, और जब आपका फिनिश प्रोडक्ट महंगा होता है तो आपकी स्मगलिंग की तरफ ये बात जाती है। स्मगलिंग हम रोकते नहीं है, इंडस्ट्री के हम इनपुट कॉस्ट्स को कम नहीं करते, तो फिर हम कैसे अपनी जो मुल्की मईशत है हम उसको बेहतर तरीके से चला सकेंगे। लेकिन फिर भी सल्यूट टू अवर इंडस्ट्रियलिस्ट, सल्यूट टू अवर ट्रेडर्स, सल्यूट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो इतने मुश्किल वक्त में भी के बिजली नहीं थी, 12-12 घंटे 24-24 घंटे बिजली नहीं रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा, वो मुल्क में रहे, काम किया। तो ये बहुत से नासर हैं जो हुकूमत को मदद करते हैं हुकूमत को चलाने में और इकोनॉमी को चलाने में, इंडस्ट्री को लगाने में। अच्छा सर, इस मंथ बजट एक्सपेक्टेड है, जो नया बजट आ रहा है, तो उसमें आप क्या समझते हैं ताजर बरादरी को क्या क्या तवक्कुआत हैं इससे, और आम आवाम को कितना फ़ायदा होगा, और बजट कितना फ़ायदेमंद ये मुल्की मईशत के लिए ओवरऑल साबित होगा? देखें, हमेशा हर साल ही बजट से बहुत सी तवक्कुआत होती हैं, और जो ट्रेडर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यही चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशंस दी जाएँ, उन पर टैक्सेस कम किए जाएँ। लेकिन बात यह है कि एक बजट नहीं आता, हमारे तो हर साल में कई बजट्स आते हैं, तो जो मेन पॉलिसीज होती हैं वो ज़रूर इसमें डिस्कस की जाती हैं, लेकिन इस बजट पे डिपेंड करना ये शायद हुकूमत अपने लिए ज़रूर देती है कि उसने एक्सपेंसेस कितने करने हैं, और रेवेन्यू का टारगेट ज़रूर हम पे फिक्स कर दिए जाते हैं कि पिछले साल अगर 4010 बिलियन का टैक्स का टारगेट था तो शायद इस वक्त उम्मीद है कि इस दफ़ा 4500 बिलियन का टारगेट आ जाए, और अपने एक्सपेंसेस हुकूमत बढ़ाती है। तो अब जोर जो है, अगर आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा और आपके लोग नहीं टैक्स ज्यादा दे रहे, क्या जो भी वजूहात हैं इसकी, वो मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा, तो और अगर आप फिर भी उसके बावजूद अगर हम टैक्सेस को बढ़ाते जाएं कि हमने अगले साल इतना टारगेट पूरा करना है, तो वो टैक्सेस कहाँ से आएंगे? आवाम से ही लिए जाएंगे। तो इस बात से हम बिल्कुल बज़ाहिर समझ सकते हैं कि कितना टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगाया जाएगा और लगेगा, क्योंकि और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मुकम्मल करना है। तो और जो बाकी बात है कि साल में कई एसआरओज आते हैं, कई ड्यूटीज चेंज कर दी जाती हैं। पेट्रोल पे अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम भी हो रही हैं तो उसके मुताबिक हमारे यहाँ पे ड्यूटीज को कम नहीं किया जाता, लेकिन हाउएवर उम्मीद हमें बेहतर से बेहतर ही रखनी चाहिए। और सारे इस हवाले से मीटिंग्स भी हो रही हैं, पिछले दिनों जो मीटिंग्स हुई थी उसमें आपने टैक्स के हवाले से और बजट के हवाले से ही मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे, आपने बात की, तो आपको प्रेसिडेंट की तरफ से, चैम्बर के प्रेसिडेंट की तरफ से बार बार रोका गया, तो वो क्यों रोका गया? ऐसी क्या बात थी, वो क्यों रोका गया आपको, क्या वजह? इस बात का जवाब तो प्रेसिडेंट साहब ही दे सकते हैं कि उन्होंने मुझे क्यों रोका और क्यों बात नहीं करने दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ये समझ रहे होंगे कि मिनिस्टर साहब बहुत देर से आए हुए थे और बहुत से लोग भी वहाँ पर बैठे थे, मेहमान वहाँ पर बैठे थे, कि शायद टाइम हो गया था, 7-8 बात तो करनी चाहिए ना, आपको रोकना तो नहीं था चाहिए, चाहे मिनिस्टर लेट आए हैं, जल्दी हैं, ये तो उनका इशू था। देखिए, मैंने बिल्कुल अपनी बात मुकम्मल की अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने, क्योंकि मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा था, मैंने एक सेक्टर की बात नहीं की, मैं तो बार बार ये कहता हूँ और मैं खुलेआम ये कहता हूँ कि मैं ट्रेड क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं ट्रेडर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और मैं ट्रेडर्स के मसाइल ही को डिस्कस कर रहा था। मैंने एक सेक्टर की बात नहीं की कि क्यों लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, क्या वजूहात हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुश्किलात हैं, किस तरह से हम आसान करें कि जो टैक्स का निज़ाम है हमें आसानी देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स आएँ। खैर, मैंने कोशिश की कि मैं थोड़े से वक्त के बावजूद अपनी वो तमाम बातें अपने मिनिस्टर साहब को बता दूं, हाउस को बता दूं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से और ऑफिशियल्स भी बैठे थे। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि मिनिस्टर साहब उन बातों पे उसी तरह से अमल करें जिस तरह से मैंने बातें की, लेकिन मैं मीटिंग्स में मेरी कोशिश होती है कि ट्रेडर्स कम्युनिटी की या बिजनेस कम्युनिटी की, चाहे वो इंडस्ट्रियल क्लास से हैं, चाहे वो जिस क्लास से भी हैं, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाए, और मैंने हाईलाइट किया। सर, आप बिजनेस लीडर हैं, माशाल्लाह फेमस हैं, आपकी बहुत खिदमात हैं, अगर आपको इस तरह बात करने से रोका जाएगा तो आम ताजर क्या समझेगा?
उसको तो बहुत तहफ़्फ़ुज़ आते हैं इस पर। नहीं जी, देखें, मैंने फिर भी बात पूरी की। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट का कि उन्होंने मुझे बात पूरी करने दी। हाउएवर वो मुझे टोकते रहे कि आप अपनी बात को छोटा करें। मैंने खैर अगर वो मुझे ना रोकते तो शायद मैं इससे ज़्यादा लंबी बात कर लेता, इससे ज़्यादा कुछ पॉइंट्स ऐसे जो मैंने मिस कर दिए वो भी बता देता। लेकिन कोई बात नहीं जी, मैं हमेशा बहुत से फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे भी, चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे भी मैं उठाता हूँ और मैं उठाता रहूँगा। और आगे अल्लाह ताला हम सब की मदद करे और हदायत दे हम सबको। चले इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर खुलकर बात की और काशिफ अनवर साहब ने हमें बहुत सीर हासिल गुफ्तगू की इस पर। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।